नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं। आप लोग 15 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। देखिए साथियों, क्या होता है, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, जिस वजह से वहाँ पर जो पौधों की पत्तियाँ हैं वह नुकीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाष्प उत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है और पौधे लंबे समय तक नमी बनाए रखते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है यूनिसेफ, IUCN, IUPAC या फिर WHO। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? IUCN। और ध्यान रखना साथियों, जो रेड डाटा बुक है वह भी IUCN जारी करता है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, या फिर मेसोस्फीयर में। देखिए साथियों, मैंने आपसे कई बार बोला है, कभी कभी क्या होता है, हिंदी में भी इंग्लिश का नाम दिया होता है और भैया इंग्लिश में भी इंग्लिश का नाम रहता है। तो हम सभी को पता है ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। सभी को पता है ना कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में भैया। लेकिन यहाँ पर नाम इंग्लिश में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान रखना। ओजोन परत क्या है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आना, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए साथियों, पृथ्वी का ऊष्मायन, इसका अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि भी कहा जाता है। तो ये भैया, ये होती क्यों है? ये होती है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन, या फिर नाभिकीय परिवर्तन। देखिए साथियों, आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि आखिर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान रखना, जब हमें किसी क्रिया के द्वारा नए पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसमें क्या है, नए पदार्थ से पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अतः यदि हम जैसे दूध से दही बनाया हमने, तो दही से हम पुनः दूध नहीं बना सकते। तो ये होता है भैया रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? बागवानी, भ्रमण, समूह कार्य, या फिर इनमें से सभी। देखिए, हमें पर्यावरण शिक्षण को यदि बाल केंद्रित बनाना है तो प्रभावशाली विधि क्या होगी? बागवानी, भ्रमण और समूह कार्य। अर्थात यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और यदि आपका कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात हो। भैया, चाहे वो एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, बाल श्रम
सामान्य बात नहीं है, तो ये जो कथन है वो गलत है। फिर क्या है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। भैया चाहे एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, कैसा भी परिवार हो, दहेज प्रथा एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि दहेज प्रथा तो एक सामाजिक बुराई है। अब ऑप्शन सी में क्या है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो भैया ये जो कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दहेज प्रथा है और जो बाल श्रम है सामाजिक बुराइयां हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। सूर्य नगरी नाम है जैसलमेर का, जयपुर का, बाड़मेर का या फिर जोधपुर का। सूर्य नगरी, तो भैया सूर्य नगरी के यहाँ का सूर्य नगरी कहा जाता है राजस्थान के जोधपुर के जिले को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? लवणोभित, दलदल में, मरुद्भित क्षेत्र में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में या फिर शीत क्षेत्र में। भैया यदि जो शिक्षक है वह चाहता है कि वैज्ञान जो शिक्षक है वह चाहता है कि विद्यार्थियों को मैग्रो पादपों की तलाश हो, तो इसके लिए उन्हें जाना होगा लवणोद्भिद दलदल में, क्योंकि जो मैग्रो वनस्पति हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? लवणोद्भिद दलदल में ही पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? असम, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। भैया ये जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको तोड़ मरोड़ के जरूर देख लो, क्या पता कैसा क्वेश्चन वहाँ से बन जाए। तो ध्यान रखना, जो सींग युक्त गैंडा है भारत में वह पाया जाता है असम में। भैया असम में कहाँ पर पाया जाता है? तो काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा में। अब यहाँ पर क्या करता भैया, वो भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा पाया मिलता है, तो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं राज्यों के, इसकी जगह पर वो राष्ट्रीय उद्यान के नाम दे देता। तो ध्यान रखिए काजीरंगा में पाया जाता है, जो कहाँ पर है? असम में है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? रक्त, ऊतक, कोशिका या फिर प्रोटीन। जीवन की मूलभूत इकाई है साथियों कोशिका। क्या है? कोशिका। और ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन को कैटोलॉजी कहा जाता है। चलिए साथियों, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, यह समुद्र तल से खालिस्तान ऊंचाई पर है। भैया जो माउंट एवरेस्ट है यह पृथ्वी तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान रखना। और माउंट एवरेस्ट भैया कहाँ पर है? तो भैया माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखें। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन आए उसको तोड़ मरोड़ कर देख लो भैया कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, बताएं आप लोग इन 4 में से क्या होगा सही आंसर? स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जनित रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो साथियों जो विटामिन है यह रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, और यह हमारे शरीर में हीनता जनित रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। और ध्यान रखना, पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए, ये भैया होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर इनमें से सभी। देखिए साथियों,
कीटनाशकों के अधिक छिड़काव से वायु प्रदूषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से जो विषैले रसायनों के कण रहेंगे वह हवाओं में मिल जाएंगे और वो हवाओं को भी प्रदूषित कर देंगे, जो प्राणियों और पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी। अतः हम कह सकते हैं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं और आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और साथियों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। साथियों लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, यह अपने आसपास के जलीय अणुओं को अवशोषित कर लेता है। तो अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है, इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।